नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी के निःशुल्क मेंस क्लासेस में। जैसे कि हम लोग रसायन का अध्याय 1 देख चुके थे, ठीक है। आगे हम लोग अध्याय 2 में पहुंचे हैं और अध्याय 2 में ये 2 टॉपिक बचा हुआ है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पूरा कर चुके हैं। पुराने वीडियो में ये पहला अध्याय हो चुका है पूरा, ठीक है। रसायन का हम लोग 3 चैप्टर में डिवाइड किए हैं, इसमें से पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर धातु वाले में पहुंचे थे, इसमें आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति ये वाला टॉपिक बचा है। सामान्य गुण हो चुका था, धातु खनिज अयस्क ये सब हम लोग सीख लिए थे। खनिज अयस्क में अंतर ये भी सीख चुके हैं। धातु कर्म क्या होता है जान गए थे। अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, इन प्रोसेस से होकर हम लोग गुजर गए थे। शोधन हो गया। कॉपर और आयरन का धातु कर्म, ये जो लंबा क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का, ठीक है, इसको भी हम लोग देख चुके थे। इसमें से 2-3 टॉपिक छूटा हुआ है। एक है आवर्त सारणी में धातु की स्थिति, धातुओं का संचारण, ठीक है, और मिश्र धातु, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज। पिछले वीडियो में हमने कॉपर और आयरन का मेटलर्जी देखा था, धातु कर्म, जो अक्सर लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर में। आगे हम लोग देखते हैं धातुओं में संचारण। ये अपना हो गया था कल का दहन क्षेत्र। धातुओं में संचारण, तो देखो धातु में संचारण या फिर जंग लगने की जो प्रक्रिया है, ये अपने सिलेबस में सीधा दिया हुआ है, तो इसको 4 नंबर में या 8 नंबर में पूछने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो जब भी धातु में संचारण आएगा, हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, तो संचारण जो है एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। संचारण क्या है, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। किस तरीके से होती है आगे हम लोग देखेंगे। विथ रिएक्शन के साथ वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है, ठीक है। वायुमंडल उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातु की धीमी गति से अवांछित यौगिकों को मुख्यतः किसमें बदलता है, वो ऑक्साइड में बदलता है, ठीक। तो ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। सबसे पहले जब भी आएगा संचारण के बारे में, तो अपन ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं, संचारण क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा इसके बारे में हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा, ठीक, संचारण जो जंग लगने की प्रक्रिया है गैसों और नमी के द्वारा ही होती है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछित यौगिकों, ठीक है, जैसे कि सामान्यतः ऑक्साइडों में बदलने की प्रक्रिया ही संचारण कहलाती है। रासायनिक दृष्टि से अगला इसका हम लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से जंग क्या होता है, Fe2O3 XH2O, ये जंग का सूत्र होता है, ठीक। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं, जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 XH2O। आगे चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं चौथे पॉइंट में, जैसे कि लोहे में जंग लगना संचारण के एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, चांदी की सतह का मलिन होना, ठीक है, कॉपर, तांबे और कांसे के हरा रंग होना, ये सब क्या है, धातु में संचारण का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जब भी संचारण आएगा, तो इसके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। एक पहला क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा उसके बारे में परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, गैसों और नमी के द्वारा अवांछित यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो संचारण कहलाती है, मुख्यतः ऑक्साइड में बदलते हैं। इसका सूत्र लिख सकते हैं Fe2O3 XH2O ऐसा करके, और लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना, ठीक है, चांदी की सतह का मलिन होना, कॉपर और कांसे का हरा होना, इस तरीके से। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछ सकता है, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, किस तरीके से धातु की सतह पर जंग लगता है, ठीक है। देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह, ठीक है, जो लोहा रहता है उसमें 2 सतह बन जाते हैं, एक होता है अशुद्ध लोहा और एक होता है शुद्ध लोहा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह जो है एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। ऐसे सेल को संचारण सेल कहते हैं,
ठीक है। अगला पॉइंट, इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड की भांति और अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। ठीक, आगे चल के हम लोग एनोड में होने वाली क्रिया और कैथोड में होने वाली क्रिया को देखेंगे। ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट। अगला, नमी और अशुद्धियां, जो उसमें नमी और अशुद्धियां रहती हैं वो कैसा काम करती है, विद्युत अपघट्य का काम करती है। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें जो शुद्ध लोहा होता है एनोड की भांति और अशुद्ध लोहा जो होता है कैथोड की भांति कार्य करता है। नमी और अशुद्धियां जो रहती हैं विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। इस तरीके से एक संचारण सेल बन जाता है। अब उसमें होने वाली क्रियाएं, सबसे पहले एनोड पर क्या क्रियाएं होती है, Fe जो है Fe आयन के रूप में विलयन में चला जाता है। ठीक है, एनोड पर कैसी क्रियाएं हो रही है, जो आयरन रहता है Fe2 प्लस आयन के रूप में विलयन में चला जाता है। इसमें अपने को रिएक्शन लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं Fe इस तरीके से, जो Fe रहता है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Fe2 प्लस आयन के रूप में अपने को प्राप्त होता है। अगला कैथोड पर, तो कैथोड में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको किन लोग ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन मतलब जल के अणु लोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, और कैसे आयन बनाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन देना रहा तो जो वहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो इन लोग ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। तो जब भी कैथोड पर क्रियाएं लिखना होगा तो लिखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, Fe आयरन निर्मित हाइड्रोक्सी आयन OH से संयुक्त होकर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, Fe जो है OH से संयुक्त होकर क्या बना रहे हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से बनाएगा। ठीक, जो वायुमंडल में उपस्थित नमी, ठीक है, और ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड के रूप में प्राप्त होता है, इसे ही लोहे में जंग लगना कहते हैं। फाइनली कैथोड में जो होता है क्रिया उसके बाद जंग बन जाता है। ठीक है, तो उसी को ही जंग लगना कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड के रूप में प्राप्त होता है, इसे ही लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो इस तरीके से 2 समीकरण हम लिख सकते हैं कैथोड में। क्लियर है, आगे चल के हम लोग फाइनली इसका जिसपे जंग बनता है उसको लिखना है। तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंग का रासायनिक सूत्र हम लोग देखे थे इसके पहले, तो वही बनेगा जंग। ठीक, Fe2O3 XH2 इस तरीके से। ठीक, और इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड हाइड्रेटेड। ठीक, तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल रिएक्शन के रूप में। सबसे पहले एनोड पे बताइएगा रिएक्शन, उसके बाद कैथोड में बताइएगा, उसके बाद ये फाइनल रिएक्शन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला है धातु की प्रकृति। अधिक क्रियाशील धातुओं में शीघ्रता से संचारण होता है और कम क्रियाशील धातु में कम गति से। ठीक है, तो जो धातुएं अधिक क्रियाशील होते हैं उनमें संचारण की गति क्या होती है, अधिक होती है। अगला पॉइंट, अशुद्धियों की उपस्थिति। तो जिन धातुओं में अशुद्धियां ज्यादा रहती है, ठीक है, उनमें संचारण की जो क्रिया है अधिक तेज गति से होती है। ठीक, अशुद्धियों के कारण क्या होते हैं, छोटे छोटे उनमें संचारण सेल बन जाते हैं। अगला, वायुमंडल की प्रकृति। ठीक, वायुमंडल में अगर नमी है, ठीक है, और अशुद्धियां गैस है, ठीक, जैसे कि CO2 SO2 अशुद्धि के रूप में हो, तो संचारण की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला, धातुओं की विकृति। तो चिकनी या समतल सतह पर धातु का संचारण जो है मुड़ी हुई सतह या खुरदुरी धातु से कम होता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मुड़ा हुआ या खुरदुरी जो धातु रहता है उसमें संचारण की दर अधिक होती है और चिकनी सतह वाली धातु पर संचारण की दर कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति।
धातु वाले स्थान पर क्षार या लवण युक्त जल जैसे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति के कारण भी संक्षारण की दर जो है बढ़ जाती है। तो इन 4 से 5 पॉइंट को अपने को लिखना है इसके कारक में। सबसे पहले धातु की प्रकृति, ठीक है, धातु की प्रकृति, अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धि अधिक है तो संक्षारण दर अधिक, ठीक। धातु की प्रकृति, धातु क्रियाशील है तो संक्षारण दर अधिक। वायुमंडल की प्रकृति, वायुमंडल में नमी, अशुद्धियां हैं, गैसें हैं तो संक्षारण की दर अधिक। वायुमंडल में विकृत, धातुओं में विकृति, धातुएं अगर मुड़ी हुई है, खुरदुई है तो उसमें संक्षारण की दर अधिक हो जाता है। अगला है विद्युत अपघट्य की उपस्थिति से भी संक्षारण की दर बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं संक्षारण से बचाव, इस प्रकार से हम जंग लगने से रोक सकते हैं। तो पहला है रोधिका रक्षण। रोधिका रक्षण में देख लेते हैं, इस विधि में लोहे तथा वायुमंडल के बीच में, ठीक है, एक रोधिका स्थापित करते हैं, बैरियर स्थापित करते हैं, इसलिए नाम पड़ेगा रोधिका रक्षण, ठीक। इसकी निम्नलिखित विधियां होती हैं। सबसे पहले है लोहे की सतह पर पेंट लगा देते हैं, ठीक, ताकि धातु और वायुमंडल के बीच एक अवरोध पैदा कर सके, रोधिका पैदा कर सके, ठीक है। तो लोहे की सतह पर पेंट लगा देते हैं, सिंपल है। अगला लोहे की सतह पर ग्रीस या तेल की पतली परत लगा देते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लोहे के ऊपर टिन, निकिल, जिंक, क्रोमियम या एल्युमिनियम जैसे किसी एक धातु की पतली लेयर जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से रोधिका रक्षण में 3 पॉइंट अपन लिख सकते हैं, एक तो पेंट, ग्रीस, तेल और तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे हम लोग देखते हैं गैल्वेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 2 नंबर में भी पूछता है। लोहे के जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उससे अधिक क्रियाशील धातु की लेयर लगा देते हैं, तह लगा देते हैं। लोहे की सतह पर जिंक की तह लगाई जाती है, ठीक है। लोहे की सतह पर किसकी लगाई जाती है? जिंक की। इस क्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जंग रोधी विलयन के रूप में। तो ऐसे विलयन तैयार करते हैं जो जंग रोधी होता है। तो इसमें मुख्यतः कौन सा विलयन रहता है? फास्फेट विलयन का प्रयोग किया जाता है, Na3PO4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग संक्षारण टॉपिक में क्या क्या देखे हैं, संक्षारण की परिभाषा देखे, उदाहरण देखे, ठीक है। उसमें संक्षारण लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत देखे, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे, और संक्षारण से हम लोग क्या बचाव कर सकते हैं उसको भी देखें। आगे टॉपिक है मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु होता क्या है? 2 या 2 से अधिक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पीतल, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जो किससे किससे बना है? तांबा और जस्ता से, ठीक है। तो किसी कोई परिभाषा के रूप में बताना है, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अगला पॉइंट, धातु की सामर्थ्यता, सक्रियता और क्रियाशीलता और कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। मिश्र धातु की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है? धातु की सामर्थ्यता, सक्रियता और कठोरता को बढ़ाने के लिए। अगला उदाहरण पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है, कांसा तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगला मिश्र धातु के प्रकार। मिश्र धातु के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फेरस मिश्र धातु और एक होता है नॉन फेरस मिश्र धातु। एक और रहता है तीसरा, अमलगम मिश्र धातु, ठीक, ध्यान दिया होगा, अमलगम मिश्र धातु। तो फेरस मिश्र धातु क्या होता है? जिसमें आयरन की उपस्थिति रहती है, उसको बोलते हैं फेरस मिश्र धातु। नॉन फेरस जिसमें आयरन की उपस्थिति नहीं रहती, ठीक है। और अमलगम मिश्र धातु क्या होता है? पारा युक्त मिश्र धातु, ठीक है, जिसमें Hg पारा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम मिश्र धातु। तो 3 मिश्र धातु के प्रकार है, एकदम आसान है। पहला फेरस, दूसरा नॉन फेरस और तीसरा अमलगम। आगे इन लोग को डिटेल में देख लेते हैं। पहला फेरस मिश्र धातु। मिश्र धातु में आयरन की उपस्थिति, ठीक है, फेरस मिश्र धातु कहलाती है। उदाहरण के लिए स्टील, ठीक है, स्टील और एल्निको। स्टील क्या क्या से मिलकर बनता है? तो आयरन से और कार्बन से, ठीक है। तो इसमें आयरन उपस्थित है, इसलिए कैसा मिश्र धातु है? फेरस मिश्र धातु। क्लियर है? आगे नॉन फेरस मिश्र धातु। मिश्र धातु में आयरन की अनुपस्थिति, ऐसा मिश्र धातु जिसमें आयरन उपस्थित ना हो, उसको क्या कहता है? नॉन फेरस मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि पीतल हो गया, कांसा हो गया। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बन रहा था तो उसमें आयरन उपस्थित नहीं था। कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बन रहा है तो इसमें आयरन उपस्थित नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन फेरस मिश्र धातु। अगला है अमलगम मिश्र धातु। अमलगम मतलब पारा युक्त मिश्र धातु को ही अमलगम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल दे सकते हैं सोडियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। ठीक, तो इस तरीके से संचारण वाला टॉपिक कंप्लीट और ये मिश्र धातु वाला टॉपिक कंप्लीट। आगे हम लोग देखते हैं जो एक टॉपिक बच गया था आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति। आवर्त सारणी में धातु की स्थिति को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं। सबसे पहले तो एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक में जो जो अपने को धातु मिलेंगे उन सबको दर्शाना है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1, ठीक है, और वर्ग 2 के तत्वों को क्रमशः क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 होता है। ठीक, NS 1 से 2 तक होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे इन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 से 2 होती है। ठीक, जब भी धातु की स्थिति पूछेगा तो उसको हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक वाइज जमा के बता सकते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को क्रमशः क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2। इन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 से 2 होता है। एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, वर्ग 1 के तत्वों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन अधातु है ना। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगला है वर्ग 2 के तत्वों। वर्ग 1 के तत्वों को ध्यान रखना, हम लोग क्या बोल रहे थे, क्षारीय धातु। ठीक है, और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इस तरीके से। अगला इस ब्लॉक के बाद हम लोग आते हैं पी ब्लॉक। तो आवर्त सारणी में देखो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और गैस तीनों मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो पी ब्लॉक में देखते हैं पहला, आवर्त सारणी में वर्ग 13, 14 और 15 के कुछ तत्व धातु होते हैं। जैसे कि वर्ग 13 में देख लेते हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। वर्ग 14, ठीक है, 3। वर्ग 15 बिस्मिथ। इस तरीके से हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों को, पी ब्लॉक के धातुओं को लिख सकते हैं। अगला है डी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी के मध्य स्थित वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, ये जो वर्ग आ रहे हैं इन लोग को ध्यान में रखना है। जैसे एस ब्लॉक आया तो 1 और 2, ठीक है। जैसे ही पी ब्लॉक आया तो वर्ग 13, 14, 15, और जैसे ही डी ब्लॉक आ रहा है तो 3 से 12 के मध्य है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व में क्या होते हैं, 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनमें सभी तत्व धातु होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण धातु भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को और किस नाम से जानते हैं, संक्रमण धातु के नाम से। उदाहरण एग्जांपल दे सकते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से डी ब्लॉक के तत्वों को बताना है कि 3 से 12 तक के तत्व रहते हैं और उनमें सभी तत्व धातुएं होती हैं। और इन धातुओं को और किस नाम से जानते हैं, संक्रमण धातु के नाम से। उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला लास्ट आता है एफ ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी के नीचे स्थित 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, आवर्त सारणी रहता है उसके नीचे में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती है। इसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। इनमें से सभी 28 तत्व कैसे होती है, धातुएं होती है। और इनको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, दुर्लभ मृदा धातु। ठीक है, एक था क्षारीय धातु, एक था क्षारीय मृदा धातु, एक था संक्रमण धातु और ये है दुर्लभ मृदा धातु। तो ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइड की एग्जांपल दे सकते हैं, सीरियम हो गया, यूरोपियम हो गया। एक्टिनाइड में एग्जांपल दे सकते हैं, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। ठीक है, एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। अगला क्षार धातु किसे कहते हैं, ऐसा दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो बता सकते हैं इजिली। आवर्त सारणी में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसा करके। और चौथा अगर लाइन बच रहा है तो अपन जो क्षार धातु है, धातु ही है मुख्यतः, तो इनके गुण लिख सकते हैं। ठीक, गुण में हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में चमक पाई जाती है, ठोस होते हैं। ठीक है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। जो भी अपने को अच्छा लगे, जितना भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। रासायनिक गुण में बता सकते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, जल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। ठीक है, जैसा लाइन बच रहा है उस हिसाब से।
तो जब भी क्वेश्चन पूछा क्षारीय धातु किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एग्जाम्पल बता दीजिएगा, और इसके लाइन बचा है तो गुण बता दीजिएगा। उसी तरीके से क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, तीसरा क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से एग्जाम्पल बता सकते हैं। चौथा गुण लिख सकते हैं इसका। गुण में फिर से वही 2 प्रकार, भौतिक और रासायनिक। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग धातु वाले चैप्टर केमिस्ट्री का जो सेकेंड अध्याय था, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। ये यहां से देख लीजिए, पुराने वीडियो में ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अभी हम लोग ये चैप्टर 2 को कंप्लीट किए हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग अधातु, ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति। जैसे अभी हम लोग धातुओं की स्थिति देखे, वैसे अधातुओं की स्थिति, सामान्य गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, टेफ्लॉन, साबुन, अपमार्जक, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री में, रसायन में, सीजीपीएससी मेंस के जो रसायन है उसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को कंप्लीट किया है। आगे एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, अध्याय 3 अधातु, तो इसको भी हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।